हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ चुके हैं। हमने आपको ये सारी चीज़ें कल पढ़ाई थी। देखिए, ये था यहाँ पर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना, ये दिखाए थे हमने नियम। उसके 3 नियम आपको बताया था, ये याद भी करना है। इसके आगे आज हम पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो गोलीय दर्पण को हमने 2 भागों में पढ़ा है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। पर अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, फोकस के वक्रता केंद्र या फोकस के बीच हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, क्या दर्पण पर हम प्रतिबिंब बनाने का देखेंगे नियम फॉलो करके। और इसमें अलग अलग स्थितियां दी हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तब कैसा प्रतिबिंब बनता है, सी पर हो, सी से परे हो मतलब सी से थोड़ा दूर हो, या तब कैसे बनेगा, बिल्कुल सी पर हो, या वक्रता केंद्र है जो उस पर हो, एफ व सी के बीच हो। अलग अलग स्थितियाँ इसमें दी हैं। तो ये प्रतिबिंब आपको बनाना कैसे है, तो आपको हम कल बता चुके हैं। अवतल दर्पण कैसा होता है, जिसकी ये देखिए, जिसकी सतह कैसी होती है, दबी हुई सतह से परावर्तन हो। तो इसमें दबी हुई सतह से परावर्तन हो रहा है, तो आप देखकर समझ जाओगे क्या है, ये अवतल दर्पण है। अब वो बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन ये वाली, देखिए, जब वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर है, मतलब दिखाई नहीं दे रही है वस्तु, अनंत पर है, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो नियम आपको याद है, कोई प्रकाश किरण आएगी और उससे दर्पण से टकराकर फोकस से होकर निकल जाएगी। उसके बाद दूसरी क्या है, एक और किरण आ रही है जो फोकस से आ रही है और उसके समांतर हो जा रही है, ये वाली जो किरण है। तो देखो, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मुख्य फोकस पर या फोकस तल में। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका, मुख्य फोकस पर, दिखाई नहीं देगा आपको, मुख्य फोकस पर ही बन रहा है। और वास्तविक उल्टा व बहुत छोटा बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो कितना होगा, फोकस पर ही रखा है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसी पर है, तो बिंदु के आकार का बना है और फोकस पर ही बनेगा। अब देखो, इस वाले में आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपको वस्तु भी नहीं दिख रही है। फर्स्ट वाले में अनंत पर है वस्तु, तो दिखाई नहीं दे रही। हम नेक्स्ट नीचे वाला देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड जो नंबर है वो देखते हैं, इसमें क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड नंबर में सी के परे हो, मतलब सी के इस साइड दिया है वस्तु, ये है सी के इस साइड रखी हो, तब सी से दूर हो, थोड़ा परे हो मतलब थोड़ा दूर हो। पहले क्या थी, अनंत पर थी, अब सी के परे आ गई है, थोड़ा पास में है सी से। जी देखो, ये तो एकदम करीब जी है वस्तु। ये जो एरो दिख रहा है ऊपर, ये क्या है, आपकी वस्तु है। तो वस्तु कहाँ रखी है हमारी, सी से थोड़ा परे, ये सी है हमारा, इसके थोड़े परे पर ये वस्तु रखी है। तब प्रतिबिंब में कैसे बनेगा, तो देखो, वस्तु से आएगी किरण, ये आ रही है एक किरण, ये फोकस से होकर गुजरी और ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष के समांतर, ये वाली किरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या हो रही है, सेकंड फिर से ये आ रही है, देखो, वस्तु से होकर आ रही है और इससे फोकस से होकर ये निकल गई। और तीसरी एक और हमने पॉइंट बोला था, उसी पथ पर आएगी और वापस उसी पर लौट जाएगी, ये आई और इसी से वापस लौट गई। तो ये तीनों नियम यहाँ फॉलो होंगे। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो देखो कहाँ पर टच हो रहा है, देखो यहाँ से कहीं क्रॉस हो रहा है क्या, नहीं, कहाँ पर बन रहा है, देखो ये जो बनी है ये इमेज है। तो इसके बारे में अब यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, क्या है ये, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। तो देखो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, ये लिखना होता है हमें, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, मतलब फोकस पे ही बन रही थी, तो हमने बता दिया था कि फोकस तल में या फोकस पर या फोकस तल में बन रही है, वास्तविक उल्टा होगा। और ये भी कैसी होगी, वास्तविक, यानी दिखेगी, रियल इमेज बनती है जो, वो उसको कहते हैं हम वास्तविक। और जो डॉट डॉट से बनती है, इस तरीके से लाइन खींची जाती है, वो होती है काल्पनिक या वर्चुअल, इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये वास्तविक या रियल इमेज बनी है हमें, जो दिखाई दे रही है, ठीक है, वास्तविक इमेज। और कैसी बनेगी, छोटी और छोटा है और उल्टा है। देखो, इससे छोटा बनेगा, इस वाली जो वस्तु थी उससे छोटा बना है, और उल्टा, ये सीधी है ये उल्टी बनी है, ठीक है। अब
जब वस्तु सी पर ही रखी हो, देखो सी पर ये रखी है, वस्तु सी पर ही रखी हो, ये सी है तो वस्तु सी पर ही रख दी। देखो अभी सी से इस वाले में सी से थोड़ा सा परे थी, अब वस्तु कहाँ आ गई है, सी पर ही आ गई है। तो क्या होगा, वही तीनों नियम अप्लाई होंगे। वस्तु एक प्रकाश किरण जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी, फिर क्या होगा, एक प्रकाश किरण आएगी, फोकस से होकर समतल हो जाएगी, और एक नियम क्या था, जिस पथ पे जाएगी वो और उसी से वापस लौट आती है। ये 3 नियम बताए थे, तो ये तीनों हो रहे हैं फॉलो। देखो अब इमेज कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र पर ही बन रही है। देखो ये इसमें कहाँ थोड़ा सा साइड बनी थी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, इसमें इमेज हमारी वक्रता केंद्र पर ही बन रही है। ये देखो, और कैसी बन रही है, बराबर साइज़ की। देखो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर बनेगी, वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर, जितनी वस्तु है उसी के बराबर ये बनी है। तो इतना आपको समझ में आया है। लिखना क्या होता है, पूछते क्या है, बनाना कैसे होता है, डायग्राम बनाना, इसलिए बार बार नहीं बता रहे हैं आपको, तीनों नियम याद हैं, बस वही इसमें बनाने हैं। उसके बाद ये जहाँ पर काटे वो लाइन हमें खींचनी है और पता चल जाएगा वस्तु कहाँ पर बन रही है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। इतनी चीज़ें आपको लिखने को आती हैं। और यही पूछा जाता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति क्या है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। 3 पॉइंट लिखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो, ये वाला देखो 4th नंबर। तो देखो जब वस्तु फोकस, अब देखो सी थी, अभी सी पर थी वक्रता केंद्र पर, अब सी और एफ के बीच में आ गई है वस्तु। अब देखो ये जा रहा है लाइन, ये बना दी एक, ये फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। अब देखना ये है कि अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो कहाँ काट रही है, ये दोनों लाइनें इस पे काट रही है, तो हमने इसको इस मुख अक्ष से मिलाया, तो ये बनी कहाँ पर, वक्रता केंद्र से परे थोड़ा सा। तो देखो वक्रता केंद्र सी व अनंत के बीच, इसके बाद तो अनंत ही है ना, तो वक्रता केंद्र और सी के अनंत के बीच में बन रही है इमेज, है ना, अनंत के बीच में, और वास्तविक बन रही है, उल्टी बन रही है व आवर्धित, उल्टा व आवर्धित बन रहा है ना, वस्तु से बड़ा ही है और बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे इमेज, ठीक है। इतना हो गया। फोकस पर या फोकस के तल में हो, जब वस्तु फोकस पर ही रखी हो तब देखो, तो प्रतिबिंब अनंत पर बना, कहीं पर लाइन ही क्या नहीं हो रही है, क्रॉस नहीं हो रही है, अभी हो रही थी, अब कहीं पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लाइन क्रॉस ही नहीं हो रही है, तो क्या बनेगा, फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, क्योंकि कहीं क्रॉस नहीं हो रही, कोई नहीं दिखाई दे रहा, कहीं आगे जाके इनको मिलाएंगे तो मिल जाए तो वहाँ पर प्रतिबिंब ये बनेगा, वास्तविक, उल्टा और अत्यंत आवर्धित बनेगा, ठीक है। ये दाना क्लियर हुए पांचों। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, पीछे हम इमेज बढ़ाकर इसमें बता सकते हैं, ये छोड़ो, ये वाला नहीं आता ज़्यादा। अब मेन पॉइंट देखते हैं हम इसमें, अवतल दर्पण के उपयोग। कभी कभी पूछे जाते हैं ओटीओ में कि किसका उपयोग, इस निम्न में से किसका उपयोग अवतल दर्पण में किया जाता है। दिए जाते हैं कुछ कि जैसे कि कांच दिया है, कांच में किसका उपयोग होता है, जो वो होती है एम्बुलेंस वगैरह, उसमें जो कांच यूज़ होता है उसमें कौन सा उपयोग होता है, हमारा जो चश्मा पहनते हैं उसमें कौन सा कांच उपयोग होता है। तो आपको उसके अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण बताना रहता है, तो आप इसमें देखिए किस किस में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों, मतलब जो हेडलाइट होती है वाहनों की, उसमें भी जो लाइट जलती है, जो कांच यूज़ होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण ही होता है। में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में होगा, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट। ये 3 हेडिंग आप याद रखना, ज़्यादा नहीं, ये नाम, ठीक है। उसके बाद इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों में के उपयोग में प्रयोग किया जाता है। सेविंग दर्पणों में भी होता है इसका उपयोग, ठीक है।
सेविंग दर्पण होते हैं जो अपना इमेज बड़ा दिखे जिसमें उसमें किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब करते हैं। तो मरीजों के जो दांतों का प्रतिबिंब जिससे आसानी से हम उसका ट्रीटमेंट कर सके, देख सके उस दांत में क्या प्रॉब्लम है, तो दांत को बड़ा करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है देखने के लिए, उसमें भी इसका ही उपयोग होता है अवतल दर्पण का। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी अवतल दर्पण का सौर भट्टियों में, अब आपको शॉर्ट में याद रखना है, इतने सारे नहीं हो रहे ना याद। तो देखो सर्च टॉर्च, यहाँ देखो ये हेडिंग, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइट। और यहाँ पर आ जाओ चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब सेविंग दर्पणों में। दांत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का भी मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश के। तो 4-5 नाम याद रख लेना, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट, सेविंग दर्पण, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए और सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने वाले बड़े अवतल दर्पणों में किया जाता है। इस तरीके से आपको अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है सारे नाम याद होने चाहिए, ये पेपरों में आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए ये रहने दो, आप ये नहीं बना रहे हम। इसमें जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधे बनेंगे और वस्तु से छोटे बनेंगे। देखो ये आ रही है किरण, उठी हुई सतह से परावर्तन हो, थोड़ा बहुत बता देते हैं। उठी हुई सतह से परावर्तन हो रहा है तो क्या है, ये उत्तल दर्पण है। ये किरण आई, परावर्तित होकर चली गई, यहाँ से आई, ये परावर्तित होकर इधर चली गई। अब जब हम इसको पीछे करके डॉट डॉट बढ़ाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, काल्पनिक। अभी मैंने बताया था डॉट डॉट लाइन होती है वो वास्तविक नहीं रहती, काल्पनिक रहती हैं, ये काल्पनिक। इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ, फोकस पे जाके ये मिलेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, फोकस पर बनेगा। आभासी होगा, आभासी मतलब क्या होता है, ये वास्तविक नहीं है, आभासी बनेगा। कल्पना की है हमने इसलिए इसको आभासी बोलेंगे, ये आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं होगा। सीधा बनेगा, देखो सीधा बना है, उल्टा नहीं बना, उल्टा दिखता अलग। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अनंत के अतिरिक्त कहीं पर और रखी हुई वस्तु तो कैसे बनेगा, वही ये डॉटेड लाइन बढ़ा देंगे तो फिर कहाँ बनेगा, ये दिखाई दे जाएगा, पर आभासी ही बनेगा। इसमें आपको क्या याद रखना है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना नहीं आता, ज़्यादातर अवतल से ही आता है, इसलिए उसको ज़्यादा डीपली दिया भी नहीं है, 2 ही दिए, उसकी 6 कंडीशन दी है, इसकी 2 ही दी है। तो यहाँ पर हमको उत्तल दर्पण के उपयोग याद करने हैं। अब जैसे अवतल के थे वैसे ही उत्तल के। देखो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। सामान्यतः वाहनों में पश्य दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए जो कांच लगा रहता है वाहनों में, उसमें किया जाता है। ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। देखो अभी सारे प्रतिबिंब कैसे बन रहे थे, उल्टे, और इसमें जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं वो कैसे बन रहे हैं, सीधे। देखो इसमें भी लिखा है ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सीधे बनते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है, ठीक है। ये दर्पण को गाड़ियों में कब लगाया जाता है, पीछे के दृश्यों को देखने में लगाया जाता है, जिससे हम एक्सीडेंट वगैरह से बच सकें। अब आगे आइए, ये सारे डेरिवेशन है, ये एक्सरसाइज भी कर लेना आप लोग। अब देखिए हमने जब स्टार्ट किया था प्रकाश का अपवर्तन, तो आपको मैंने परावर्तन के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अब इसमें थोड़ा सा डीपली दिया है, तो अब हम और पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में। वैसे आपको परावर्तन में बता चुकी हूँ, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अपने जो मेन पथ है जिस रास्ते से आ रही थी उससे थोड़ा सा विचलित हो जाती है या दूर हट जाती है, इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो देखो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। देखो ये एक माध्यम है हवा, ठीक है, ये लिखा है हवा, दूसरा माध्यम कांच है, फिर हवा है। तो एक माध्यम से दूसरे में जा रहा है, देखो ये लाइन आई और फिर ये सीधी ना जाकर तिरछी हो गई, अपने पथ से विचलित हो गई। तो यही क्या है हमारा प्रकाश का, ये है प्रकाश का परावर्तन।
अपवर्तन। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। चाल में परिवर्तन हुआ, चाल क्या थी सीधी, ये परिवर्तित हो गई चाल, तो चाल में परिवर्तन के कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे पानी में डूबी हुई, जैसे इसका एक उदाहरण दिया है इसमें, ये देखो, जैसे पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। जब भी आप पानी में पेंसिल डालोगे तो वो जैसे ही पानी के अंदर दिखाई देती है, कांच के गिलास में डाल के देखना, तो वो कैसी तिरछी तिरछी हमें दिखाई देती है, अपने सीधी एक स्ट्रेट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पेंसिल के पानी में डूबे भाग से हमारे पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी के से बाहर के भाग की तुलना में विभिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, दूसरी दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। जब हम देखेंगे सघन से विरल माध्यम में, विरल से सघन माध्यम में, तो हमें कुछ अलग ही दिखाई देता है। एक और देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल, कांच के आयताकार स्लैब। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। देखो, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। देखो, हवा विरल थी, ये सघन में आया तो अभिलंब की ओर झुक गया, ये अभिलंब है हमारा, ये झुक गया। अब देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ सघन से विरल, अब कांच क्या हो गया, एक सघन माध्यम हो गया, कांच क्या है, सघन है, और जो हवा है वो कैसी हो गई हमारी, विरल। अब पहले तो जा रहा था विरल से सघन में, अब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होता है, उल्टा होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ये अभिलंब से दूर हट गया, देखो सारा, ये आया सीधा, अभिलंब की ओर झुका, जब सघन में है तो झुकेगा, और विरल में वापस जाएगा सघन से तो फिर अभिलंब से दूर हट गया। तो ये है इसका एक सिंपल कंसेप्ट, स्लैब में झुक जाता है ये, और यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करता है तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, ये मुड़ गया दूर। ठीक है, ये कांच के स्लैब में बताया गया था। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। कुछ नियम होते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ओटीओ में बहुत आता है। स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो अपवर्तन का नियम, आपतित किरण आने वाली किरण को कहते हैं, ये है आपतित किरण। आपतित किरण पर देखो, ये पढ़ा रही हूँ फर्स्ट पॉइंट, आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब, आपतन बिंदु ये है, ये पॉइंट, और अभिलंब ये है, और अपवर्तित किरण ये वाली, तीनों एक ही तल में है, इसी पॉइंट से निकल रही है और मिल रही है, तो ये सही है। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात प्रकाश के किसी निश्चित रंग के किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, जैसे दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखो, ये एंगल दिए हैं इसमें दो, ये दो एंगल, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये अपॉन में होते हैं, अनुपात में होते हैं ये दोनों। ठीक है, ये दो इसके नियम हो गए, ये आपको नियम याद रखने हैं। यहाँ देखो दे दिया साइन आई अपॉन साइन आर, यही है स्नेल का नियम। यहाँ N2 और N1 क्या है, दो माध्यम है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट अपवर्तनांक। अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो माध्यम के प्रकाश की चाल निर्धारित करता है। यह एक मात्रक विहीन, बीमाहीन अदिश राशि है। अब अपवर्तनांक कैसी राशि, अदिश राशि अपवर्तनांक को सामान्यतः दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे और भी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।